Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome to my channel और इस वीडियो में हम BPCC 101 यानी कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की यूनिट 6 लर्निंग को कवर करेंगे, जिसमें कि हम नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग, थियोरीज ऑफ लर्निंग, स्ट्रेटजीज इन लर्निंग और लर्निंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, ये सारे कंटेंट्स को हम कवर करेंगे. सो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग से. नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग, इसमें हम लर्निंग का क्या नेचर है और क्या स्कोप है लर्निंग के, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. द टर्म लर्निंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय साइकोलॉजिस्ट इन मैनी वेज. जो लर्निंग है उसे कई तरीके से साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन करा है, बट जो एक सबसे मेन जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. अब इस डेफिनेशन से क्या समझ में आता है कि लर्निंग क्या है? एक परमानेंट चेंज जो हमारे बिहेवियर में आता है एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के रिजल्ट में. जैसे कि हमें कोई भी सब्जेक्ट है या फिर कुछ भी चीज़ है जो हमें नहीं आती, जैसे कि कोई भी गेम हो गया. अगर हमें बैडमिंटन खेलना नहीं आता बट हम उसे रोज़ खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, बार बार हम उसे बार बार हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वो जो एक्सपीरियंस है बार बार बैडमिंटन खेलने का, उससे क्या हम अच्छे से बैडमिंटन खेल सकते हैं, फिर क्रिकेट खेल सकते हैं अच्छे से. लर्निंग क्या है कि एक्सपीरियंस से हमारी जो बिहेवियर है उसमें एक परमानेंट चेंज, उसे क्या कहते हैं? लर्निंग. अब इस डेफिनेशन में तीन पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने के लिए है, समझने के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट. रिलेटिवली परमानेंट चेंज, यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा है रिलेटिवली परमानेंट चेंज, इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट एनी टेम्प्रेरी चेंज इन बिहेवियर कैन बी टर्म्ड एज लर्निंग. कि सिर्फ परमानेंट चेंज ही नहीं, अगर कोई टेम्प्रेरी चेंज भी है बिहेवियर में तो उसको भी हम लर्निंग में इंक्लूड कर सकते हैं. यानी कि लर्निंग सिर्फ परमानेंट चेंज से रिलेटेड नहीं है कि अगर हमारे बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आया है तो उसी को हम लर्निंग बताएंगे कि वही लर्निंग है, उसी को हम लर्निंग डिफाइन करेंगे. बट अगर कोई टेम्प्रेरी चेंज भी आता है बिहेवियर में, उससे भी लर्निंग कह सकते हैं. सच एज फीलिंग स्लीपी आफ्टर टेकिंग ड्रग्स और हैवी मील्स और फीलिंग टायर्ड ड्यू टू इलनेस. अब जैसे कि मान लो कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो और उस टाइम आपको नींद आ जाती है, तो आपको क्या पता चलता है इससे? कि जब हम थक जाते हैं तो हमें नींद ज़्यादा आती है. या फिर जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब पढ़ाई करते हैं मोस्टली, तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे जब सबसे ज़्यादा नींद आती है. तो जब भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आज मुझे नींद नहीं आ रही, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? उस टाइम पे बुक रीड कर सकते हो, या फिर आप पूरे दिन कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम कर सकते हो शाम के टाइम, जिससे कि आपको रात को अच्छे से नींद आएगी. तो ये क्या अपने बिहेवियर में एक टेम्प्रेरी चेंज ही लेकर के आए हो. या फिर बहुत से लोग नींद आने के लिए क्या पिल्स लेते हैं, दवाई लेते हैं, नींद की दवाई लेते हैं. तो ये क्या है? आपको आपने लर्न किया ये चीज़ कि हाँ, जब मैं ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ तो उस टाइम पे मुझे नींद आ जाती है. फिर शाम के टाइम जब हम जिम करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पे भी वो नींद आ जाती है. तो ये क्या हमने लर्न करी ये चीज़, बट ये एक टेम्प्रेरी चेंज है हमारे में कि जब भी कभी नींद नहीं आती तब हम ये काम कर सकते हैं. तो ये जो टेम्प्रेरी चेंज आया हमारे बिहेवियर में, इससे भी हम जो है लर्निंग में इंक्लूड कर लेते हैं. अब सेकंड पॉइंट क्या है? परमानेंट चेंज ड्यू टू एजिंग और मैच्योरेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज लर्निंग. कि कोई परमानेंट चेंज जो कि हमारी एजिंग की वजह से आया है, मैच्योरिटी की वजह से आया है, उसे हम लर्निंग में कंसीडर नहीं करेंगे. जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें कार्टून देखना बहुत पसंद होता है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं जब हमें कार्टून देखना इतना पसंद नहीं होता, मूवीज़ या फिर सॉन्ग्स, म्यूज़िक, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. तो ये आपने लर्न थोड़ी ना करा है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कार्टून नहीं देखना चाहिए. हम देख सकते हैं बट हमारा मन नहीं करता. तो ये जो चेंज आया है ये परमानेंट चेंज है, और ये चेंज, इस चेंज को हम लर्निंग में कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आपकी एजिंग की वजह से हुआ है, मैच्योरिटी की वजह से. जैसे बड़े हो तो आपका मन नहीं करता कि आप कार्टून देखो, आपका मन करता है आप ज़्यादा मूवीज़ देखने जाओ या फिर म्यूज़िक सुनो या फिर और भी कुछ सीरियल्स वगैरह. तो ये क्या है कि ये एक परमानेंट चेंज है, बट ये एजिंग की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से आया है, इसलिए हम इसे लर्निंग में कंसीडर नहीं करेंगे. अब लास्ट क्या है? एक्सपीरियंस. लास्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस डजंट मीन आवर ओन एक्सपीरियंस. Experience doesn't mean our own experience only. We can also learn through others' experience. अब यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि हम सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करते हैं चीज़ें, बल्कि दूसरों को देख करके, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हम बहुत कुछ लर्न करते हैं. तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी एक्सपीरियंस जो है काम आता है लर्निंग में. तो ये 3 पॉइंट्स थे जो कि इस डेफिनेशन को क्लैरिफाई करते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या क्या क्लैरिटी और चाहिए. तो ये तीनों पॉइंट्स थे और ये था नेचर क्या है लर्निंग का.
अब आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या क्या है लर्निंग के, स्कोप क्या है लर्निंग का। टाइप्स ऑफ लर्निंग, क्या क्या टाइप्स है लर्निंग के, जिसमें कि फर्स्ट है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होती है? मोटर लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग ऑफ न्यू मोटर स्किल्स और फंक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। दिस लर्निंग हेल्प्स अस इन एग्जीक्यूटिंग मोटर फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। यानी कि मोटर लर्निंग क्या है? मोटर लर्निंग सिंपली कोई भी ऐसे स्किल, कोई भी ऐसा मोटर स्किल एक्वायर करना जिस और या फिर ऐसे फंक्शंस को एक्वायर करना जो कि हमें प्रैक्टिस के बाद या फिर किसी एक्सपीरियंस के बाद हम उसे एक्वायर कर पाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था बैडमिंटन का। अब बैडमिंटन आप एक दिन में तो अच्छा नहीं खेल सकते, आपको उसमें क्या प्रैक्टिस लगती है। आपको काफ़ी दिनों तक बैडमिंटन खेलते रहना होता है या फिर क्रिकेट खेलते रहना होता है ताकि आप उसको अच्छे से खेल सको। तो वो क्या है? एक स्किल है, एक मोटर स्किल है, उसमें आपको अपने हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, मोटर एक्टिविटी होती है। इस वजह से कोई भी मोटर स्किल जब आप एक्वायर करते हो बहुत प्रैक्टिस के बाद या फिर एक्सपीरियंस के बाद, तो वो क्या है? मोटर लर्निंग। और ये जो मोटर लर्निंग है ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? दिस लर्निंग हेल्प्स अस इन एग्जीक्यूटिंग मोटर फंक्शंस। मोटर फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, और जैसे कि मैंने बताया था बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, कोई भी गेम खेलना, तो ये सब क्या है? मोटर लर्निंग में ये सब आते हैं। अब सेकेंड है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग स्किल्स टू कम्युनिकेट विद अदर बाय यूजिंग वर्ड्स, साउंड्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा। वर्बल लर्निंग में जब हम कम्युनिकेशन की स्किल्स एक्वायर करते हैं, कम्युनिकेट करने की स्किल्स एक्वायर करते हैं, वो क्या है? वर्बल लर्निंग। जब हम अच्छे वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं कि लोगों से कम्युनिकेट करने के साउंड्स या पिक्चर्स का जब हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? वर्बल लर्निंग। अब थर्ड है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग में क्या? द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच वी लर्न टू क्लासीफाई स्टिमुलाई बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। तो कंसेप्ट लर्निंग में क्या है कि बेसिकली हम उसमें कंसेप्ट्स को समझने लग जाते हैं। जैसे कि कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है, पहले यूनिट में, कि कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल से भी समझाया गया है। फॉर एग्जांपल आर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ बार्किंग फोर लेग्ड एंड अ टेल एनिमल एज अ डॉग इज द पार्ट ऑफ अ कंसेप्ट लर्निंग। जैसे कि ये जो एक हमने एनिमल देखा जिसके चार पैर हैं, एक पूँछ है और वो भौंक रहा है, तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं कि ये क्या है? एक डॉग है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, पूरा का जो कंसेप्ट है डॉग का, इसको जब हम समझने लग जाते हैं और जब क्लासीफाई करने लग जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी स्टिमुलाई के फीचर्स को जब हमने क्लासीफाई करने लग जाते हैं कि हाँ, अगर 4 व्हील्स हैं और स्टेयरिंग है और सीट्स हैं किसी भी एक व्हीकल में, तो हम उसे क्या टर्म, क्या क्या डिफाइन करते हैं? उस टर्म को हम उसे टर्म देते हैं, उस कंसेप्ट को हम टर्म देते हैं कि ये एक कार है जिसके 4 व्हील्स है, स्टीयरिंग है, इसमें पेट्रोल का यूज़ होता है, इसमें इंजन है, इसमें सीट्स हैं और डोर है, तो ये क्या है? कार है। वैसे जिसके 4 पैर हैं, एक टेल है, तो वो क्या है? एक डॉग है जो कि भौंक भी रहा है, तो वो क्या है? एक डॉग है। तो ये जो क्लासिफिकेशन जब हम करने लग जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, फीचर्स की, तो कंसेप्ट्स को जब हम समझने लग जाते हैं जिसमें, तो वो क्या है? कंसेप्ट लर्निंग। We have learned that the word dog refers to this particular type of described animal। यानी कि जब हम समझने लग जाते हैं कि हाँ, ये जो वर्ड है डॉग, ये इस कैटेगरी के एनिमल को डिफाइन करने के लिए, यानी कि किसी भी ब्रीड का डॉग है बट उसके 4 पैर हैं, कोई भी ब्रीड हो सबके 4 पैर होंगे, एक पूँछ होकर वो भौंकेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? डॉग। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है डॉग का या कार का, किसी भी चीज़ का, जितने भी कंसेप्ट है, जब हम उन्हें समझते हैं तो वो क्या है? कंसेप्ट लर्निंग। अब लास्ट है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन में क्या? आर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टिमुलाई एंड गिविंग रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल आर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट व्हीकल्स बेस्ड ऑन इट्स हॉर्न्स। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन से ही पता चल रहा है कि भेदभाव करना, यानी कि फ़र्क पता करना। ये जो डिस्क्रिमिनेशन की लर्निंग है, जिसमें कि हमें ये एबिलिटी मिल जाती है जब हम एबल हो जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेट करने में, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर किसी भी स्टिमुलाई को, और उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स भी करते हैं, तो वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि हम जो व्हीकल्स हैं उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं बेस्ड ऑन इट्स हॉर्न्स, कि उनके हॉर्न्स कैसे हैं। जैसे जो बड़े व्हीकल होते हैं, ट्रक होते हैं, तो उनकी जो हॉर्न की साउंड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो अगर हम रोड पे चल रहे हैं और पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो हम उससे पता कर लेते हैं कि ये ट्रक है या कार है या स्कूटी है या फिर बाइक है। तो हम क्या है, उन हॉर्न से हम पता कर लेते हैं, बेशक हम उसे देखे बिना, बट हम हॉर्न जो हॉर्न्स हैं उस व्हीकल के, उससे हम ये पता कर लेते हैं कि ये कौन से टाइप का व्हीकल है, कौन सा व्हीकल है। तो ये क्या है? लर्निंग क्या है? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो यहाँ पे सारी टाइप्स ऑफ लर्निंग कवर हो गई है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थियोरीज ऑफ लर्निंग, कि थियोरीज क्या है लर्निंग की। तो यहाँ पे टोटल 4 थियोरीज है लर्निंग की। फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें लर्निंग बाय एसोसिएशन, जिसमें हम एसोसिएशन से लर्निंग करते हैं। सेकेंड है ऑपरेंट
और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, लर्निंग बाय कंसिक्वेंसेज, जिसमें हम कंसिक्वेंसेज से लर्न करते हैं। थर्ड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसमें हम लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स, जिसमें हम दूसरों को देख करके चीज़ें लर्न करते हैं। और लास्ट है कॉग्निटिव लर्निंग, जिसमें लर्निंग बाय हायर मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें हम हायर मेंटल प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं लर्निंग में। तो ये सारी थियरीज़ हैं, इनको हम डिटेल में अब हम आगे पढ़ेंगे। अब फर्स्ट थियरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि लर्निंग बाय एसोसिएशन। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है? द थियरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रपोज्ड बाय आइवन पैवलव। जो थियरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की वो आइवन पैवलव ने दी है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग वी लर्न बाय मेकिंग एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्टिमुलाई। क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग हम जो भी लर्निंग करते हैं वो कैसे करते हैं? एसोसिएशंस बनाकर, रिलेशनशिप्स बनाकर वेरियस स्टिमुलस में, यानी कि अलग अलग स्टिमुलाई में क्या रिलेशनशिप है उसको समझ करके फिर हम चीज़ें लर्न करते हैं। ये है क्लासिकल कंडीशनिंग में जो मेन चीज़ बताई गई है। द सब्जेक्ट्स ऑफ लर्निंग इन दिस थियरी आर ऑलवेज सम काइंड ऑफ ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज सच एज हार्ट रेट, सैलिवेटिंग, वॉमिटिंग और पीपल डिलेक्टेशन एट्सेट्रा। जो सब्जेक्ट्स है लर्निंग के इस थियरी में, यानी कि इस थियरी में हम किन चीज़ों के ऊपर लर्न करते हैं, किन चीज़ों के बारे में लर्न करते हैं, किन सब्जेक्ट्स पे लर्न करते हैं, वो क्या है? कुछ ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, कुछ रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे कि हार्ट रेट है, सैलिवेटिंग है, वॉमिटिंग है, पीपल डिलेक्टेशन है। ये क्या है? इन पे हमारा जोर देंगे। इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज हैं। तो इन सब के ऊपर हम पढ़ते हैं, इन सब के बारे में हम लर्न करते हैं। ये सब सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लर्न करते हैं इस थियरी में। और इसको हम, ये जो थियरी, इसको हम एक एग्जांपल से, जो कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि आइवन पैवलव ने करा था डॉग्स के ऊपर, उससे हम समझेंगे। आइवन पैवलव्स एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जो आइवन पैवलव की एक्सपेरिमेंट था डॉग्स के ऊपर, उसने नींव रखी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की। ही वॉज वर्किंग ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। वो जो प्रोसेस है डाइजेशन की डॉग्स की, उनके बारे में वो लर्न कर रहे थे अराउंड 1899, यानी कि 1899 में डॉग्स का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है उसके ऊपर वो स्टडी कर रहे थे। वाइल मीजरिंग द सैलिवेशन रेट ऑफ डॉग्स, जब वो सैलिवेशन रेट को मीजर कर रहे थे कि डॉग्स का क्या सैलिवेशन रेट है, ही ऑब्जर्व्ड दैट हिज डॉग ऑफन बिगिन टू सैलिवेट व्हेन दे स्मेल द फूड और इवन एट द साइट ऑफ देयर एम्प्टी फूड पैन। उन्होंने ये नोटिस करा, ये ऑब्जर्व करा कि जो उनका डॉग है वो सैलिवेट करना स्टार्ट कर देता है सिर्फ जो फूड की स्मेल है उससे ही, कि जब उसको स्मेल आती है फूड की वो तभी जो सैलिवेट करना स्टार्ट कर देता है। या फिर जब वो कोई खाली पैन देखता है फूड का, जो पैन देखता है जो कि फूड का पैन है जो कि खाली है, वो फिर भी उसे देख करके सैलिवेट करना स्टार्ट कर देता है। दैट इज दे स्टार्ट, यहाँ पर भी सैलिवेटिंग आएगा, आई एम सॉरी, सैलिवेटिंग बिफोर दे एक्चुअली टेस्टेड द फूड, यानी कि वो बिना फूड को टेस्ट करने से पहले ही वो सैलिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ही कंडक्टेड अ स्टडी। और इस इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन को और ज़्यादा पढ़ने के लिए और ज़्यादा इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी। और वो स्टडी क्या थी वो हम आगे देखेंगे। तो क्या स्टडी थी? ही कंडक्टेड हिज स्टडी इन 2 ट्रायल्स। उन्होंने 2 ट्रायल्स में अपनी स्टडी कंडक्ट करी। ही कॉल्ड हिज फर्स्ट ट्रायल एज कंडीशनिंग ट्रायल। जो उनका फर्स्ट ट्रायल था वो क्या था? कंडीशनिंग ट्रायल था। ड्यूरिंग दिस ट्रायल ही प्रेजेंटेड अ न्यूट्रल स्टिमुलस, अ बेल, दैट हैड नो इफेक्ट ऑन द डॉग सैलिवेशन। जो उनका फर्स्ट ट्रायल था उन्होंने उसे कंडीशनिंग ट्रायल बताया। कंडीशनिंग ट्रायल मतलब जिसमें उन्होंने कंडीशन रखी। और इस ट्रायल में क्या था कि उन्होंने एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि थी एक बेल, उसको प्रेजेंट करा। दैट हैड नो इफेक्ट ऑन द डॉग सैलिवेशन, जिसका डॉग की सैलिवेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं था। अब जो डॉग जो फूड की स्मेल को देख करके, फूड की स्मेल से या फिर खाने को देख करके या खाने के खाली बर्तन को देख करके जो सैलिवेट करता है, वो एक बेल की आवाज़ से क्यों सैलिवेट करेगा? तो उसने कोई भी इफेक्ट नहीं दिया। जो ये स्टिमुलस था एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं था। द रिंगिंग बेल वॉज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड दैट कैन प्रोड्यूस डॉग सैलिवेशन। और जो ये रिंगिंग बेल थी इसे किसने फॉलोड करा? इमीडिएटली फॉलोड करा एक अनकंडीशनड स्टिमुलस ने, जो कि है फूड। यानी कि पहले बेल बजाई गई, ये एक डॉग है, पहले ये डॉग के सामने जो है बेल बजाई गई, ये बेल है, डॉग के सामने बेल बजाई गई, कोई भी जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आया, डॉग्स ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करा। बट इस बेल के बाद क्या हुआ? इस बेल के बाद तुरंत बाद इसे खाना दिया गया। और खाना क्या? एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि खाना तो होना ही है, उसके लिए कोई कंडीशन है ही नहीं। तो खाना का एक अनकंडीशन स्टिमुलस है और वो डॉग को दिया गया और डॉग ने उसे देख के उसने सैलिवेट करना स्टार्ट करा। पहले बेल बजी जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है,
जिसका कोई इफेक्ट नहीं था डॉग के ऊपर, डॉग की सैलिवेशन के ऊपर। और जो फूड है वो क्या है, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है जिसका कि डॉग पर इफेक्ट हुआ और उसने सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिया। द रिस्पॉन्स दैट द डॉग गेव आफ्टर गेटिंग फूड in the form of salivation was termed as unconditioned response, UCR। जो रिस्पॉन्स दिया उस डॉग ने फूड को देख करके, फूड को देखने के बाद जो रिस्पॉन्स दिया वो क्या है, एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब कि वो रिस्पॉन्स तो आना ही था कि खाने को देखकर उसको सेलिब्रेट करना ही था। वो क्या एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था बिकॉज इट डिड नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस लर्निंग, क्योंकि प्रीवियस लर्निंग पर डिपेंड नहीं था। यानी कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो पावलोव का डॉग था वो खाने की स्मेल से ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता, या फिर जो खाली बर्तन है उसको देख करके, जिसमें खाना बनता है उसको देख कर ही वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता था। तो बल्कि अब क्या हुआ, उसने जब खाने को देखा, जब उसने खाने को देखा तब उसने सेलिब्रेट करना स्टार्ट करा। तो ये कहा था कि उसकी प्रीवियस लर्निंग का नहीं था, इसलिए क्या ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। जब उसने खाने को देखा उसने तभी जो है सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे हम देखते हैं क्या था इसमें। द पेयरिंग ऑफ द रिंगिंग ऑफ अ बेल फॉलोड बाय फूड वाज डन फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। जो ये पूरी एक प्रोसेस थी कि पहले बेल बजेगी उसके बाद खाना दिया जाएगा, इसे बहुत बार किया गया इस पूरी प्रोसेस को, कि जब भी उसे खाना दिया जाता तो उससे पहले बेल बजाई जाती थी, उसके बाद उसे खाना दिया जाता था। आफ्टर सम टाइम फाइनली पावलोव्स डॉग स्टार्टेड गिविंग अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, CR। कुछ समय बाद फाइनली जो पावलोव का डॉग था वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स देना उसने स्टार्ट कर दिया था। कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, दैट इज स्टार्टेड सैलिवेटिंग इन द रिस्पॉन्स टू द साउंड ऑफ द बेल ओनली। यानी कि उसने बेल की साउंड पर ही रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। जब उसे बार बार ये पता चलने लगा उस डॉग को कि जब बेल बजेगी उसके बाद ही उसे खाना मिलेगा, तो ये चीज़ उसने लर्न कर ली थी कि जब बेल बजेगी तभी मुझे खाना मिलेगा, तो ये चीज़ उसे लर्न हो गई थी। इसलिए जैसे ही बेल बजती थी उसने तभी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। जबकि स्टार्टिंग में क्या था कि जब बेल बजी थी उसने सेलिब्रेट करना स्टार्ट नहीं किया था, बट अब क्या हो रहा है, जब उसने ये चीज़ लर्न कर ली है, उसको एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब क्या है, जब बेल बजती है उसे तभी पता चल जाता है कि अब मुझे खाना मिलेगा, तो बेल की साउंड से ही वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ क्या है, ये उसने लर्न किया है। द न्यूट्रल स्टिमुलस यूज्ड बाय पावलोव इन हिज एक्सपेरिमेंट, दैट इज द बेल, वाज टर्म्ड एज कंडीशनड स्टिमुलस। जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था जो कि पावलोव ने यूज़ करा था अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि बेल, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। उसको क्या बताया गया, उसको एक कंडीशनड स्टिमुलस बताया गया। कंडीशन स्टिमुलस क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, क्योंकि उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था डॉग का उसके लिए। बट अब क्या है, वो एक कंडीशन स्टिमुलस है। उसको एक कंडीशन स्टिमुलस पावलोव ने बताया, क्योंकि शुरुआत में तो बिकॉज इनिशियली द बेल हैड नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सैलिवेशन, क्योंकि शुरुआत में जो बेल थी उसमें कोई भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके नहीं थे कि वो सैलिवेटिंग स्टार्ट कर सकता है, सैलिवेशन का कारण हो सकता है डॉग में। बट धीरे धीरे क्या हुआ, but later under certain conditions it acquired the ability to produce salivation in the dog। बट कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर क्या हुआ कि वो जो बेल थी उसने वो एबिलिटी एक्वायर कर ली कि अब वो जो डॉग है उसमें सैलिवेटिंग प्रोड्यूस कर सकती है। तो पहले क्या था, एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, फिर अब ये क्या है, ये कंडीशन स्टिमुलस हो गई है। तो इस पूरे जो एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, कि जैसे हमने पढ़ा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम एसोसिएशन से और रिलेशनशिप्स बना करके स्टिमुलस में जितने भी स्टिमुलाई होते हैं फिर हम जो है लर्निंग करते हैं, उससे हम लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पर भी इस डॉग ने क्या करा कि पहले इसके सामने दो स्टिमुलस थे कि एक बार बेल बजती है और फिर खाना आता है, तो इसने इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन बनाया। इसने देखा, इसने रिलेशनशिप बनाया इन दोनों स्टिमुलस के बीच में कि जब भी बेल बजेगी उसके बाद मुझे खाना मिलेगा, उससे पहले खाना मिलने वाला नहीं है। तो जैसे ही बेल बजती थी इसे पता चल जाता था, इसने ये चीज़ लर्न करी कि जब बेल बजेगी फिर मुझे खाना मिलेगा। तो क्या है, इसने ये चीज़ सीखी है। ये चीज़ लर्न कैसे करी है, एसोसिएशन बना के, रिलेशनशिप बना करके दो स्टिमुलस के बीच में। तो वैसे ही हम लोग भी ऐसे कुछ स्टिमुलस के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर हम चीज़ें लर्न करते हैं। जैसे जब हम स्कूल में होते हैं, तो जब हम बहुत छोटे होते हैं, तो जब बेल बजती है, फर्स्ट पीरियड खत्म होता है, फिर सेकंड पीरियड होता है, तो जब हम छोटे, तो जब तो हमें समझ में नहीं आता, बट धीरे धीरे हम इस चीज़ को लर्न करते हैं कि किस टाइम पे कौन सी बेल पे जो है लंच स्टार्ट होगा, और फिर जब लगातार बेल बजती रहती है उस टाइम पे छुट्टी हो जाती है। तो ये क्या हमने रिलेशनशिप बना रखे हैं कि शुरुआत के 4 पीरियड के बाद क्या लंच होगा, फिर लास्ट में क्या है, जब लास्ट बेल बजेगी बहुत टाइम तक बजती रहेगी तो क्या है वो छुट्टी की बेल है कि अब हम घर जा सकते हैं। या फिर जब ड्रम बजता है, या फिर जब हम एक्सरसाइज करते थे स्कूल में, तो ड्रम के साथ एक्सरसाइज करते थे। जिनके स्कूल्स में ऐसा होता होगा तो जिनको याद हो,
तो ड्रम के साथ साथ क्या हमें हैंड मूवमेंट करनी पड़ती थी कि अब एक बार ड्रम बज रहा है तो एक बार हाथ ऊपर करना है, फिर 3 बार बज रहा है तो हमें हाथ नीचे करने हैं। तो इस तरीके से क्या हमने रिलेशनशिप बना रखे हैं, एसोसिएशंस बना रखी हैं स्टिमुलस के बीच में। तो ये था क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसमें आगे भी है। तो इस स्लाइड में अब आगे क्या है कि इसमें जो भी हमने अभी इस एक्सपेरिमेंट में पढ़े हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स, उन सब के बारे में इन्होंने डिफाइन कर रखा कि ये सब है क्या। तो साथ के साथ तो मैंने बता ही दिया था, बट इसमें भी लिखा हुआ है कि UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? अ स्टिमुलस दैट कैन प्रोड्यूस रिस्पॉन्स अनकंडीशनली एंड नेचुरली whenever it is presented. For example, cutting up an onion can make you cry. तो अनकंडीशनल स्टिमुलस वो स्टिमुलस हैं जो कि रिस्पॉन्स तुरंत नेचुरली जो रिस्पॉन्स आता है उन स्टिमुलस को लेकर के एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक अनियन है, जब हम उसे कट करते हैं तो क्या नेचुरली क्या हम रोने लग जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू टपकते हैं, हम चाहते ही नहीं कि हम रोएं, बट वो क्या है, वो कंडीशन ऐसी है, वो स्टिमुलस ऐसा है, वो स्टिमुलस क्या है, वो अनियन कटिंग, जब हम अनियन को कट करते हैं तो क्या है, अपने आप रिस्पॉन्स आता है, नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। तो जिस भी स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स आता है वो क्या है, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है। जैसे कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि फूड एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, कि डॉग जब फूड को देखेगा तो उससे वो सैलिवेट करेगा ही, इसलिए फूड क्या था, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस था स्टार्टिंग में। अब क्या है CS कंडीशनड स्टिमुलस, और स्टिमुलस दैट वाज इनिशियली न्यूट्रल इन नेचर, that is was not capable of producing and response. Later, with repeated pairing with unconditioned stimulus, it becomes able to predicting a UCS unconditioned stimulus, and the dog and the good elicit the response original meant for UCS only. तो कंडीशन स्टिमुलस क्या है? देखो, जैसे कि इसमें हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, क्या, बेल। अब शुरुआत में क्या हुआ कि जो बेल थी उसको, जब बेल बजी थी तो जो डॉग था उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो बट जब हमने उसे पेयर करा एक फूड के साथ, कि जब भी बेल बजी उसकी तुरंत बाद क्या हमने फूड दिया है, तो क्या हमने पेयर करा उसे एक अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। तो फिर उससे क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे जब ये चीज़ होने लगी, बार बार ये रिपीट होने लग गया, तो कहते उस डॉग ने फिर जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, जो बेल थी, उसको भी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया था, कि जब भी बेल बजती थी वो उस पर ही, उस बेल की रिंगिंग पर ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था उस डॉग ने। तो यही है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस वो स्टिमुलस है कि पहले वो एक कोई भी ऐसा स्टिमुलस है जो कि न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है जिसको शुरुआत में तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बट जब हम उसे अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर करते हैं तब जाकर के वो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है उसे भी रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जब उसे भी रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है तब, और वो भी वही रिस्पॉन्स जो कि UCS यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस को मिल रहा था, वही रिस्पॉन्स जब न्यूट्रल स्टिमुलस को मिल जाता है तो तब हम उससे कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। आप एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, फूड, और न्यूट्रल स्टिमुलस स्टार्टिंग में क्या था, बेल थी, बट धीरे धीरे स्टार्टिंग लास्ट में उससे भी जो है इंपॉर्टेंस कह लो या फिर उसे भी रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो गया था, जिससे कि वह कंडीशन स्टिमुलस बन गई थी। यानी कि न्यूट्रल वो न्यूट्रल स्टिमुलस जिससे स्टार्टिंग में कोई भी जो है रिस्पॉन्स ना मिले, बट धीरे धीरे जब हम उसे एक अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर करते हैं और फिर उससे वही रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है जो कि एक अनकंडीशन स्टिमुलस को मिलना चाहिए, जब उससे मिलना स्टार्ट हो जाता है तब हम उसे कहते हैं कंडीशन स्टिमुलस। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब आगे अनकंडीशन रिस्पॉन्स, UCR। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स विच वी डू नॉट नीड एनी प्रीवियस लर्निंग, दैट इज विच occurs automatically without any condition, as discussed already. Crying while cutting an onion is the example of UCR. UCR क्या है? जैसे कि अनकंडीशन स्टिमुलस था कि वो स्टिमुलस जिसके लिए एक नेचुरल रिस्पॉन्स निकल कर आता है, वो अनकंडीशन स्टिमुलस था। वैसे ही अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? ऐसा रिस्पॉन्स जो बहुत नेचुरल है, हमें उसके लिए कोई भी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो पैदा होते रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसके पास कोई रीज़न नहीं है, बट वो रो देता है, तो वो उसके लिए क्या एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। जैसे कि, और जैसे हमने पहले भी एग्जांपल देखा कि UCS में, कि जब हम प्याज कट करते हैं, जब हम अनियन कट करते हैं, तब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, टीयर्स आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो जो भी नेचुरल रिस्पॉन्स है वो क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स वी गिव टू अ कंडीशनड स्टिमुलस बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस इज नोन एज CR, कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है? जो कि कंडीशन में दिया गया है, यानी कि हमने सीखा है उस रिस्पॉन्स को, वो क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स। जैसे कि एक्सपेरिमेंट में भी था कि जो डॉग था उसने लर्न की थी ये चीज़ कि जब बेल बजी उसके बाद उसे खाना मिल रहा है, तो उसने क्या करा, लास्ट में
कि अब वो जो कंडीशनड स्टिमुलस था, यानी कि जो बेल थी, उस पर भी रिस्पॉन्स देना उसने स्टार्ट कर दिया था। तो वो जो उसका लास्ट में जो रिस्पॉन्स आया, जो वो बेल को दे रहा था, बेल बजी और उसने सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिया, वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स था, क्योंकि उसने ये चीज़ लर्न करी है। तो जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, और जो हमने सीखा है वो है कंडीशनड रिस्पॉन्स। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आगे कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, जिसमें फर्स्ट है एक्सटिंक्शन। कि एक्सटिंक्शन क्या होता है? वंस कंडीशनड ऑलवेज कंडीशन। कि क्या जो एक बार कंडीशनड जो रिस्पॉन्स हो गया है या जो स्टिमुलस बन गया वो हमेशा ही रहेगा, जो कंडीशन बन गई है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पावलोव आफ्टर कमिंग अप with the principle of learning try to understand the conditions under which one can unlearn the acquired conditioning। लर्निंग के प्रिंसिपल के बाद जब पावलोव ने लर्निंग का प्रिंसिपल बनाया था क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बाद उन्होंने ये भी सोचा, ये भी ट्राई करने की कोशिश करी कि जो भी चीज़ हमने लर्न करी है कुछ कंडीशंस के अंडर, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं जो रिस्पॉन्सेज हमने लर्न करे, जो भी हमने लर्न करा, उसको अनलर्न कैसे करेंगे, यानी कि उस कंडीशन से हम बाहर कैसे निकलेंगे। सो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ कंडीशनिंग, कि उस कंडीशनिंग से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। स्टॉप गविंग यूसीएस, यानी कि जो हमने यूसीएस दिया था उसे बंद कर दो। जैसे कि हमने जो बेल वाला डॉग वाला एग्जांपल लिया था अभी, उसमें क्या था कि पहले जो है बेल रिंग करेगी, उसके बाद खाना मिलेगा। तो जब फर्स्ट टाइम जब बेल रिंग करी तो डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बट जब उसके तुरंत बाद उसे खाना मिला तब उसने उस खाने को देख करके रिस्पॉन्स करा, और धीरे धीरे जब ये चीज़ लगातार होती गई, रिपीटेटिव होता गया, फिर उस डॉग को लर्न हो गया कि जब भी बेल बजेगी उसके बाद मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बेल बजा दें बट उसके बाद उसे खाना ना दें, तो धीरे धीरे ये जो उसने लर्न करी थी चीज़ की, वो बेल को देखकर ही, जब बेल बजती थी उसे सुनकर ही वो क्या कहते हैं अपना रिस्पॉन्स देना उसने स्टार्ट कर दिया था, सैलिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये चीज़ वो अनलर्न करेगा, यानी कि इस चीज़ से वो बाहर निकल जाएगा, छोड़ देगा फिर वो बेल को सुन करके रिंग करना, क्योंकि उसे पता चल जाएगा इसके बाद तो खाना मिलता ही नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है सैलिवेट करने का। सो when the conditioned stimulus is presented for a number of times in the absence of UCS, it will eventually lead to the disappearance of the conditioned response. This phenomena has been termed by Pavlov as extinction. जब कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाए नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द एब्सेंस ऑफ यूसीएस, अनकंडीशन स्टिमुलस के एब्सेंस में, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो कंडीशन रिस्पॉन्स आने लगा था वो भी अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे कि जो कंडीशन स्टिमुलस क्या है, बेल है, और अनकंडीशन स्टिमुलस यूसीएस क्या था, फूड। जब हम बेल बजाएंगे बट फूड नहीं देंगे डॉग को, तो वो सेलिब्रेट करना अपने आप बंद कर देगा। और ये जो पूरा फेनोमेनन है, इससे पावलोव ने क्या नाम दिया था, एक्सटिंक्शन। इसे कहते हैं एक्सटिंक्शन, इस फेनोमेनन को, कि अगर हम कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट करें नंबर ऑफ टाइम्स बट अनकंडीशन स्टिमुलस ना दें उसके बाद, तो धीरे धीरे जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो भी खत्म हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावलोव्स डॉग, पावलोव के डॉग के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इफ़ द बेल वाज नॉट फॉलोड बाय एनी फूड फॉर मैनी प्रेजेंटेशन, अगर बेल जो है ना फॉलोड की जाए फूड के साथ मैनी प्रेजेंटेशंस में, यानी कि बेल बजाए बट फूड ना दे डॉग को, देन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द डॉग विल स्टॉप सैलिवेटिंग इन द रिस्पॉन्स टू द बेल, तो जो डॉग है वो अपने आप सैलिवेट करना बंद कर देगा बेल के रिस्पॉन्स में। खाने के रिस्पॉन्स में तो वो करेगा ही, क्योंकि वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि कोई मतलब वो नेचुरल स्टिमुलस है, एक वो ऐसा स्टिमुलस है जिसका रिस्पॉन्स बहुत नेचुरली आता है। जैसे कि अनियन कटता है तो आंसू नेचुरल आते हैं, तो अनियन क्या है, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, और वो जो आंसू आ रहे हैं वो क्या है, एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो रिस्पॉन्स है ये बंद हो जाएगा अगर वो फॉलोड नहीं करेगा, जो बेल है उस वो खाने को फॉलोड नहीं करेगी कि पहले बेल बजे उसके बाद खाना उसे नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप सेलिब्रेट करना बंद कर देगा बेल के रिस्पॉन्स में। तो ये था एक्सटिंक्शन। बट व्हेन यूएस मीन्स अनकंडीशन स्टिमुलस बेल इज अगेन फॉलोड बाय यूसीएस फूड आफ्टर एक्सटिंक्शन has taken place, conditioned response salivation will return very quickly. A process is known as reconditioning, यानी कि जब हमने पहले जो डॉग है उसको ये भी लर्न करा दिया कि जब बेल बजेगी उसके बाद उसको खाना मिलेगी, उसने सीख लिया, बट जब हम उसे अनलर्न करवा रहे थे ये चीज़, तो हमने बेल बजाई बट उसे खाना नहीं दिया, तो उसने दोबारा से छोड़ दिया बेल को रिस्पॉन्स देना, बेल जब बजती उस पर सेलिब्रेट करना उसने बंद कर दिया। अब उसके बाद दोबारा से जब हम इस चीज़ को उसे लर्न करवा रहे हैं कि जब हम बेल बजा रहे हैं उसके बाद फिर उसे फूड देना हमने स्टार्ट कर दिया, तो वो ये चीज़ बहुत जल्दी लर्न कर लेगा, यानी कि जितना टाइम उसे फर्स्ट टाइम में लगा था ये सीखने में, उससे कम टाइम में वो सीखेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिकंडीशनिंग। The reappearance of the conditioned response after a time interval due to UCS-CS pairing is known as spontaneous recovery। और जब ये रिकंडीशनिंग होगी और दोबारा से जो डॉग होगा या फिर जो भी पर्सन है जिसके साथ ये कंडीशनिंग हम सीख कर रहे हैं, वो जब दोबारा से जो अपना रिस्पॉन्स देगा उसे बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी, उसे हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस
रिकवरी। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पॉन्डिंग टू सिमिलैरिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जनरलाइज करना चीज़ों को, डिस्क्रिमिनेट करना। तो इसके रिस्पॉन्डिंग टू सिमिलैरिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन, सिमिलैरिटीज़ वाली चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करना है, फिर डिस्क्रिमिनेशन करना और फिर रिस्पॉन्स करना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सपोज दैट Pavlov's dog also salivates in response to the doorbell metronome sound as well as the bell of his wall clock, then this phenomena will be called as stimulus generalization। यानी कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल देकर के समझा रहे थे, जो पैवलोव का डॉग है वो बेल को जब बेल बजती है उसके बाद जब ही वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ये उसने लर्न कर ली थी चीज़। अब मान लो कि वो बेल बजते ही सेलिब्रेट तो करे, बट वो हर बेल के बजने पे सेलिब्रेट करे। अगर डोर बेल बजे तब भी सेलिब्रेट करे, उसको लगे कि अरे अब मुझे खाना मिलेगा, या फिर जो भी उसके वॉल क्लॉक है जब वो बजती है उसके बाद भी वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, उसको लगता है कि अब मुझे खाना मिलेगा। तो यानी कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि कौन सी बेल बजने के बाद उसे खाना मिलेगा। वो जो भी बेल बजती है, जितनी भी बेल बजती है, उन्हीं पे वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। दैट टेंडेंसी टू मेक सेम रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि वो टेंडेंसी किसी इंसान की वो आदत बन जाना, किसी भी स्टिमुलस की, किसी भी जानवर की या इंसान की वो ऐसी आदत बन जाना कि वो हर जो सिमिलर है ना कंडीशनल स्टिमुलस से, जो भी साउंड, जो भी चीज़ सिमिलर है उसको सेम रिस्पॉन्स देना। यानी कि वो जो डोरबेल है उसको भी, उसको सुनकर भी वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। वॉल क्लॉक है वो जो बजती है उसको देखकर, उसको सुनकर भी वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और जो एक्चुअल बेल बजती है उसके खाने से पहले उसको देखकर तो वो सेलिब्रेट करता ही है, उसको सुनकर। तो ये क्या है, सिमिलर साउंड्स, यानी कि सब बेल है, हो सकता है सबके साउंड अलग हो बट क्या है, सब बेल है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, वो जनरलाइज कर लेता है कि हाँ सारी साउंड है, सारी बेल की साउंड है, तो वो सब पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसे बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ऑन द कंट्रारी, इफ Pavlov's dog responds to the bell used in the experiment only and ignores other similar sounded bell, then this phenomenon will be called as stimulus discrimination। यानी कि अगर पैवलोव का डॉग इतना समझदार हो कि वो सिर्फ जो बेल एक्सपेरिमेंट में यूज़ हो रही है उसी को देख करके रिस्पॉन्स करे और जितनी भी बेल की साउंड्स हैं उन सबको इग्नोर कर दे, तो इस फेनोमेना को क्या कहेंगे, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। कि उसने डिस्क्रिमिनेट करा, भेदभाव करा है कि हाँ जो एक्सपेरिमेंट वाली बेल है उसकी साउंड अलग है, तो मुझे सिर्फ उसी के लिए सेलिब्रेट करना है क्योंकि उसी के बाद मुझे खाना मिलेगा। अगर वॉल क्लॉक की जो बेल है वो बज रही है तब मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। और डोर बेल बज रही है तब वो सेलिब्रेट नहीं करेगा। अगर वो इस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसने क्या करा है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। इस फेनोमेना को बोलेंगे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। टेंडेंसी टू मेक अ रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलस एंड इग्नोर अदर्स, यानी कि कुछ सर्टेन स्टिमुलस पर ही रिस्पॉन्स करना और जितने भी सिमिलर स्टिमुलस है उनको इग्नोर कर देना। तो ये है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे आपने जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन भी देख लिया। अब यहाँ पर ये एक और एक्सपेरिमेंट है, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग वाला एक्सपेरिमेंट, ये जो डॉग पर हुआ है, बट ये अब की बार एक बच्चे पर हुआ है, एक ह्यूमन पर हुआ है। John B. Watson conducted an experiment on 9-month child named Albert B. Little Albert। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये जॉन बी ने करा था, जॉन बी वॉटसन ये नाम है एक्सपेरिमेंटर का। कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन 9-month चाइल्ड, यानी कि जो चाइल्ड है वो 9 months का है, जिसका नाम अल्बर्ट बी है और जिसे लिटिल अल्बर्ट भी कहते हैं ज़्यादातर, इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, द लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। वॉटसन hypothesized that a children's fearful response to a loud noise is an unconditioned response। वॉटसन क्या hypothesize करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो लाउड नॉइज से डरते हैं कि अगर बहुत जोर से कोई आवाज़ हो तो उससे वो डर ही जाएंगे। तो ये क्या है, एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जो बिल्कुल नेचुरल होता है, ठीक है, जो नेचुरल निकल करके आता है, उसके लिए कोई भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल नेचुरल होता है, ठीक है। तो छोटा बच्चा है, उसके सामने अगर बहुत ज़ोर से आवाज़ होगी तो वो डरेगा ही, तो ये एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ही फर्दर प्रपोज्ड that using the principle of classical conditioning a child can be made fearful to any neutral stimulus। आगे क्या था फर्दर की जो भी प्रिंसिपल था, जो वॉटसन थे, जॉन बी वॉटसन, उनको क्या लगता था कि अगर हम क्लासिकल कंडीशन का प्रिंसिपल यूज़ करें तो हम किसी चाइल्ड को जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है उससे भी उसे डरा सकते हैं। यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, जिससे कि कोई भी रिस्पॉन्स ना आता हो जिसको लेकर के, ठीक है। ऐसा स्टिमुलस जिससे देख करके कोई भी रिस्पॉन्स ना करे कोई भी, वो क्या न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो कि बाद में जाकर के कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। जैसे कि ये पहले एग्जांपल था बेल। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ड्यूरिंग दिस बेसलाइन कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वॉटसन एंड हिज असिस्टेंट एक्सपोज टू लिटिल अल्बर्ट टू अ नंबर ऑफ स्टिमुलाई सच एज वाइट रेड रैबिट मास एटसेट्रा। अब उन्हें एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी चाहिए था जिसको देख करके जो चाइल्ड है वो कोई भी रिस्पॉन्स ना करे, यानी कि उससे वो डरे ना, ठीक है। तो उन्होंने जो
जो वॉटसन थे उन्होंने और उनके असिस्टेंट्स ने लिटिल जो अल्बर्ट था उसको बहुत सारे जो है स्टिमुलाइज दिखाए, जैसे कि रैट, एक रैबिट, मास्क एक्सेट्रा, ऐसे सब स्टिमुलाइज दिखाए जिससे कि वो नहीं डरा। एज एक्सपेक्टेड द लिटिल अल्बर्ट डिडंट शो एनी fearful रिस्पॉन्स टू दीज ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमें पता ही था कि जो लिटिल अल्बर्ट था उन्होंने जो रैट है, रैबिट है, मास्क, इन सबको देख करके कोई भी fearful रिस्पॉन्स नहीं दिया। In the control condition, when Albert was exposed to the rat, John made a loud noise. This made Albert fearful and he started crying. यानी कि उन्होंने ऐसी कंडीशंस पैदा करी, ऐसी कंट्रोल कंडीशंस पैदा करी जिसमें कि उन्होंने पहले उस जो छोटा अल्बर्ट था उसको, जो 9 मंथ का एक चाइल्ड है, उसको जो है रैबिट दिखाया या फिर कोई भी एक, हाँ, एक रैट उसके उसके सामने रखा और फिर तभी जो जॉन थे उन्होंने एक लाउड नॉइज़ करी। तो जैसे ही वो रैट आया और फिर एक लाउड नॉइज़ हुई तो क्या हुआ कि जो छोटा अल्बर्ट था वो क्या डर गया। आफ्टर रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन, और ये चीज़ उन्होंने बार बार करी कि पहले ऑफ वाइट रैट विद लाउड नॉइज़ की, रैट के साथ साथ जैसे एक वाइट रैट उस बच्चे के सामने आता तभी वो एक लाउड नॉइज़ करते थे, और जब भी जो छोटा अल्बर्ट है वो रोना स्टार्ट कर देता था उस रैट को देख कर ही। लेटर इट वॉज ऑब्जर्व दैट अल्बर्ट हैज़ स्टार्टेड टू जनरलाइज हिज फियर ऑफ सिमिलर लुकिंग वाइट रैट एंड फरी ऑब्जेक्ट्स। आगे चल के जो वॉटसन थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो अल्बर्ट हैज़ स्टार्टेड जनरलाइज हिज फियर ऑफ सिमिलर लुकिंग वाइट एंड फरी ऑब्जेक्ट्स, कि धीरे धीरे उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो अल्बर्ट है उन्हें कोई भी वाइट और जो फरी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें उनसे डर लगने लगा। यानी कि जब पहले उसे वाइट रैट, रैबिट, ऐसे फरी और वाइट कलर के एनिमल्स या मास्क वगैरह दिखाए जाते थे तब वो उनसे नहीं डरता था। बट इस क्लासिकल कंडीशनिंग, इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ कि वो जितने भी वाइट चीज़ें हैं, वाइट और फरी ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी, उनसे वो डरने लग गया। तो ये क्या हुआ, उसने ये चीज़ लर्न करी है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था यहाँ पर, वाइट रैट, जिससे कि वो पहले नहीं डरता था। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, लाउड नॉइज़। अनकंडीशनल स्टिमुलस वो ऐसा स्टिमुलस जिसको देख करके एक नेचुरल रिस्पॉन्स आए, तो वो क्या था, लाउड नॉइज़, कि छोटे बच्चे जब जोर से आवाज़ होगी तो रोएंगे ही। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था, क्राइंग एंड फियरफुल इमोशनल रिस्पॉन्स। और उन्होंने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या दिया कि जैसे लाउड नॉइज़ हुई तो वो क्या क्या करने लगा कि वो रोने लगा, और एक फियरफुल इमोशनल रिस्पॉन्स उसने दिया। फिर कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, वाइट रैट, जो कि पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस था जिसको देख करके कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। बट बाद में क्या हुआ, उस वाइट रैट को देखकर ही जो बच्चा था वो रोने लग जाता था, इसलिए वाइट रैट क्या बन गया, कंडीशनड स्टिमुलस। और उसने क्या कंडीशनड रिस्पॉन्स दिया, क्राइंग एंड फियरफुल इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी कि वो रोने लग गया और उसने फियरफुल इमोशनल रिस्पॉन्स दिया। जो स्टडी पहले डॉग पे की गई थी वो एक बच्चे पर की गई, दोनों ने सेम जो है रिस्पॉन्स दिया, जो रिजल्ट है वो सेम आया। और ये जो एक्सपेरिमेंट था एक छोटे बच्चे, एक 9 मंथ के बच्चे पे किया गया था, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। और इससे भी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पता चला कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग से किस तरीके से लर्निंग की जा सकती है, किस तरीके से हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं जो दो स्टिमुलाइज उनके बीच में, और किस तरीके से हम लर्निंग करते हैं। नाउ दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, और ये लास्ट टॉपिक भी है क्लासिकल कंडीशनिंग का, जिसमें हम लर्नड हेल्पलेसनेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो लर्नड हेल्पलेसनेस है, इस फिनोमेना को मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था 1960s में, वाइल वर्किंग ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग विद डॉग्स। जो वो डॉग्स के ऊपर क्लासिकल कंडीशनिंग को स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ रहे थे, उस पर वर्क कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने इस फिनोमेना को बनाया था। ही नोटिस्ड दैट दोज डॉग्स हु रिसीव्ड एन unavoidable electric shock for a number of times did not act to rescue themselves when they had an opportunity for it in the subsequent situations। तो इस ये जो इन्होंने स्टडी दी थी, ये जो इन्होंने स्टडी की थी, इससे इनको क्या पता चला था कि लोग कैसे हेल्पलेसनेस को लर्न करते हैं, या फिर एनिमल्स भी किस तरीके से हेल्पलेसनेस को लर्न करते हैं। तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि अगर एक अनअवॉइडेबल इलेक्ट्रिक शॉक डॉग्स को दिया जाए, यानी कि ऐसा शॉक जिससे वो अवॉइड ही ना कर सकें, ऐसा शॉक जो डॉग्स को दिया जाए जिससे कि वो कोशिश तो बहुत ज़्यादा करे कि वो उससे बचे बट वो बच ही ना पाए उस शॉक से, उनको शॉक लगे, ठीक है। तो जब कुछ डॉग्स के साथ ऐसा किया गया नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार, तो उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू करना एक सब्सिक्वेंट सिचुएशन में, जबकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि हाँ वो बच सकते हैं उस अपने आप को बचा सकते हैं उस सिचुएशन से, फिर भी उन्होंने अपने आप को बचाना छोड़ दिया। और ऐसा क्यों हुआ कि जब उन्होंने पहले ये चीज़ करने की कोशिश करी थी, जब उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था, उस टाइम पर जब उनके पास चांस ही नहीं था कि वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें, तब उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, बट जब उन कोशिशों से वो नाकाम हो गए, बिल्कुल हार गए, तब उन्होंने क्या कि उन्होंने छोड़ ही दी थी कोशिश करनी भी। और वैसे ही सिचुएशन जब उनके साथ दोबारा हुई, बट उधर उनके पास चांस था कि वो उससे बच सके, अपने आप को रेस्क्यू कर सके, तब भी उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ लर्न कर ली थी कि यार अब तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ करने का, पहले भी हमने कोशिश करती, जब भी नाकाम हुई तो अब भी हो जाएंगी। Whereas those dogs who received an inescapable shock took action to save themselves
from the electric shock, he termed the behavior of the first group as learned helplessness. पर जो दूसरे डॉग्स थे जब उनके ऊपर भी ये चीज़ करी गई, बट उनके पास उनको इनएस्केपेबल शॉक दिया गया था, यानी कि वो उनको ऐसा शॉक दिया था जिससे कि वो बच सके, ठीक है। तो फिर ये पता चला कि जब जब ऐसे डॉग्स के ऊपर जो दो ग्रुप हैं, जो पहला ग्रुप था डॉग्स का, उनको एक अनअवॉइडेबल शॉक में दिया गया जिसको वो अवॉइड ही ना कर सके, और दूसरे ग्रुप को अवॉइडेबल शॉक दिया गया जिससे को वो अवॉइड कर सकते, उससे बच सकते हैं। तो जो सेकंड ग्रुप था जिनको ऐसा शॉक दिया गया था जिससे वो बच सके, इनएस्केपेबल शॉक, तो उन्होंने भी बाद में कोशिश करी, जब उनके साथ आगे चलकर ऐसी सिचुएशंस आई, ऐसी कंडीशंस दी गई उनको जिसमें कि उनको खुद को रेस्क्यू करना है, तब उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश की। बट जो फर्स्ट ग्रुप था उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश भी नहीं की। इस तरीके से जो मार्टिन थे उन्होंने जो फर्स्ट ग्रुप था उनको क्या बताया, ही टर्म द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप का बिहेवियर था उसे लर्न हेल्पलेसनेस बताया, कि जो डॉग्स हैं उन्होंने हेल्पलेसनेस को लर्न करा था कि उनको तो कोई मदद ही नहीं मिल सकती, उनके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये चीज़ लर्न हेल्पलेसनेस। वंस लर्नड रिस्पॉन्स टू नॉट टू टेक एनी अप्रोप्रिएट एक्शन टू अवॉइड एवर्सिव स्टिमुलाई। लर्न हेल्पलेसनेस क्या है कि जब कोई भी ये चीज़ लर्न कर ले कि उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देना है, किसी भी कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना है किसी भी एवर्सिव स्टिमुलाई को, ये चीज़ जब वो लर्न कर ले तो उसे क्या कहेंगे, लर्न हेल्पलेसनेस। यानी कि जब कोई अपनी मदद करना ही छोड़ दे तो उसे क्या कहेंगे, लर्न हेल्पलेसनेस, कि उसने ये चीज़ लर्न करी, कि जब उसने पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करी तब वो नाकाम हो गया, तो उसने दोबारा से जब उसके साथ ऐसी सिचुएशंस आई तो उसने वो कोशिश भी करना छोड़ दिया, तो ये चीज़ उसने लर्न करी। इन अदर वर्ड्स one's tendency to avoid taking any action for a successful escape from an aversive or painful situation due to the history of failed attempts। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो किसी की ऐसी आदत बन जाना कि कोई भी एक्शन ना लेना, अगर उसे पता भी है कि हाँ मैं ऐसे एक्शन ले सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, फिर बच सकता हूँ, बट फिर भी वो एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि उसने अपने पास्ट में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं कि मैंने कोशिश करी थी और फिर मैं फेल हो गया था, इस वजह से वो आगे भी एक्शन ना ले, इसे कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। The theory of learned helplessness has also been successfully applied to understand the problem of depression in human beings। यानी कि ये जो थियोरी है लर्न हेल्पलेसनेस, इसे जो है अप्लाई भी किया जाता है जो प्रॉब्लम होती है ह्यूमन बींग्स में डिप्रेशन की, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए भी इस थियोरी का यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थियोरी है लर्न हेल्पलेसनेस, क्योंकि ये ह्यूमंस के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है। जब वो लगातार फेलियर से गुजर रहे होते हैं उसके बाद आगे अगर उन्हें ऐसा रास्ता भी मिलता है जिससे कि वो खुद को सेव कर सकें, खुद को बचा सके, बट फिर भी वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो दोबारा से फेल ही होंगे। तो ये क्या, उन्होंने हेल्पलेसनेस को लर्न करा है। तो इसी के साथ ये वीडियो इधर खत्म हो गई। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दो क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।